हेलो एवरीवन, राम राम सलाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी अपनी एग्जाम्स की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज हम अपनी नेक्स्ट पोएम करते हैं जो है आंट जेनिफर। आज की हमारी पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर। बट इसको पढ़ने से पहले अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पोएम जो है आंट जेनिफर्स टाइगर। एंड दिस पोएम इज रिटन बाय एड्रियन रिच। जैसे कि मैंने आपको पहले से ही बताया है कि जो फर्स्ट लाइन है आपको वो लिखनी है नेम ऑफ द पोएम एंड द नेम ऑफ द पोएट, चाहे क्वेश्चन कोई भी हो। तो इस पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर एंड द नेम ऑफ द पोएट इज एड्रियन रिच। जो ये पोएम है इस पोएम में मैरिड वुमेन की क्या कंडीशन है, उसको ये जो डोमिनेटिंग मेल सोसाइटी है वो कैसे उसको ट्रीट करती है, इसके बारे में बताया गया है। जो आंट जेनिफर हैं वो अपनी दबी हुई फीलिंग्स को, जो सुप्रेस फीलिंग है उनको एक पैनल पर उतारती हैं। वो बहुत ही सुंदर वे में, बहुत ही अच्छे तरीके से एक पैनल पर टाइगर अपनी एम्ब्रॉयडरी से बनाती हैं। इट मीन्स वो अपनी फीलिंग्स को उस पैनल पर उतारती हैं, क्योंकि वो फुल लाइफ टाइम क्या चाहती थी कि वो एक ऐसी लाइफ जिए जिसमें उन पर कोई दबाव ना हो, बहुत ही हंसी खुशी से अपनी लाइफ को वो व्यतीत करें। बट उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। तो उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उन्हीं की फीलिंग को यहाँ पे पोएट एड्रियन रिच ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम की समरी, आफ्टर दैट कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन देखिए, आंट जेनिफर्स टाइगर प्रांस एंड जंप अक्रॉस अ स्क्रीन। स्क्रीन क्या है? वो पैनल है जिस पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, राइट। आंट जेनिफर का जो टाइगर है वो उछल कूद कर रहा है उस स्क्रीन पर, उस पैनल पर जिस पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। मीन्स वो एम्ब्रॉयडरी से टाइगर को बना रही हैं और वो बहुत उछल कूद कर रहा है। मीन्स जो उसकी डायरेक्शन है उसके बारे में बताया गया है कि जो टाइगर है वो किस तरह से उस पैनल पर उसको शो किया गया है, उसको उभारा गया है। दे आर ब्राइट कलर्ड लाइक द शाइनिंग येलो टोपाज। अब यहाँ पर जो टाइगर है उसको एक येलो टोपाज के साथ रिलेट किया गया है। येलो टोपाज का मतलब, टोपाज एक स्टोन है, प्रीशियस स्टोन जिसको पुखराज कहते हैं। वो जो टाइगर बना रही हैं वो किस कलर का है? ब्राइट येलो कलर का हमारा टाइगर है। किससे रिलेट किया गया है? येलो टोपाज से। किसको रिलेट किया गया है? टाइगर को, right? These denizens or the dwellers of the green forest are brought in the panel by Aunt Jennifer. Aunt Jennifer के द्वारा ये जो ग्रीन फॉरेस्ट के डेनिजन्स और द ड्वेलर्स, डेनिजन और ड्वेलर्स का मतलब होता है निवासी, राइट। क्या मतलब होता है इसका? निवासी। जो इस हरे फॉरेस्ट के निवासी हैं उनको आंट जेनिफर के द्वारा अपने पैनल पर उतारा गया है। शी क्रिएट्स देम थ्रू हर ओन हैंड्स। वो उनको अपने हाथों से बनाती है। शी क्रिएट्स देम थ्रू हर ओन हैंड्स। दे डोंट फियर द मैन स्टैंडिंग अंडर द ट्री। और जो उन्होंने फॉर्म किए हैं टाइगर, वो किससे नहीं डरते हैं? जो लोग ट्री के नीचे खड़े हैं वो टाइगर उससे नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक एंड शिवलरी सर्टेनिटी। दे पेस, पेस मतलब घूमना, चलना, राइट। वे चलते हैं कैसे? इन अ स्लीक मीन्स बहुत ही मस्त वे में, और शिवलरी मीन्स बड़ी ही शान से वो अपने जंगल में घूमते हैं, पेड़ के नीचे चलते हैं। वो किसी भी ह्यूमन बीइंग से नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर आंट जेनिफर की
फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया गया है, मीन्स वो अपनी लाइफ को इस टाइगर की तरह जीना चाहती थी कि वो अपनी लाइफ में किसी से नहीं डरना चाहती थी, बट ऐसा नहीं हो पाया। शी इज हर्टेड बाय हर हस्बैंड, वो उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं, तो इस वजह से वो अपनी लाइफ को उस तरह से नहीं जी पाई हैं जैसा वो चाहती हैं। इसीलिए वो अपनी उन फीलिंग्स को इस पैनल पर उतारती हैं और उस पर क्या बनाती हैं, उस पर टाइगर बनाती हैं। आंट जेनिफर्स हैंड्स आर मूविंग अबाउट हर वूल। आंट जेनिफर जो है उसके हाथ ऊन पर चल रहे हैं, मीन्स वो अपनी एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है, बट द मूवमेंट इज नॉट स्मूथ एंड एफर्टलेस, मीन्स वो बना तो रही हैं, बट जब वो बना रही हैं तो उसमें भी वो स्मूथ नहीं काम कर पा रही हैं। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी हैं, उनके हाथ जो है वो कांप रहे हैं। आंट फाइंड्स इट क्वाइट हार्ड टू पुल इवन द आइवरी नीडल। आइवरी मीन्स बहुत ज्यादा हल्की। अब आपको पता ही है कि जो नीडल होती है उसका कितना भार होता है, वो बहुत हल्की होती है, बट आंट जेनिफर जो है वो उस नीडल को उठाने के लिए भी उनको बहुत हैवी लग रहा है, क्योंकि एक तो वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं और सेकंड थिंग है कि जो उनके हस्बैंड है वो उनसे बहुत ज्यादा डरी हुई हैं कि अगर उन्होंने उसको ये काम करते हुए देख लिया तो मे बी वो उसको फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करेंगे। तो उनको ये पुल करना भी, आइवरी नीडल को पुल करना भी, उसको खींचना भी उनको बहुत ज्यादा हार्ड, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है। द हैवी वेट ऑफ द मैरिज बैंड दैट बॉन्डेड हर with her husband sits heavily upon her hand. It means जो उनकी शादी का जो ये मैरिज बैंड था, मैरिज बैंड मीन्स जो उन्होंने मैरिज में रिंग पहनी थी, जो उनके हस्बैंड ने उनको मैरिज के दौरान जो रिंग पहनाई थी उसका, और जिस रिंग ने इन दोनों को बांधा था, राइट, वो जो है वो उनको बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है। उनको अपना ये मैरिज बैंड मीन्स वो रिंग का जो बोझ है उनको बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। शी स्टिल फील्स टाइड डाउन बाय दैट वेट, और वो अब शी स्टिल फील्स मीन्स अब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हैं, पर फिर भी शी स्टिल फील्स, फिर भी वो अभी भी क्या फील करती हैं, वो अभी भी अपने आप को इस बोझ के तले, इस बोझ को बहुत ज्यादा हैवी मानती हैं। किस चीज का बोझ? जो इन्होंने मैरिज बैंड, जो उनकी रिंग है उसका जो बोझ है वो उनको अभी भी बहुत ज्यादा फील होता है। इट मीन्स वो मेंटली फिजिकली बहुत ज्यादा हिट हुई हैं बाय हर डोमिनेट husband and because of that she is very sad। तो इसीलिए ही वहां पर इनको अभी तक जो ये मैरिज बैंड है इसको उन्होंने एक बोझ का नाम दिया है। Then her terrified hands will tell the whole story of her unhappy life even when aunt is dead। It means जो उसके हाथ हैं, वो जो उसके कांपते हुए हाथ हैं, वो उसकी लाइफ की पूरी स्टोरी को बताते हैं कि उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ही अनहैप्पी थी, एंड इवन व्हेन आंट इज डेड, और इवन कि जब जो आंट जेनिफर हैं जब उनकी डेथ भी हो जाती है तब भी उनकी स्टोरी ऐसी ही रहेगी जैसी उन्होंने बिताई है। इट मीन्स जो अनहैप्पी जो उनके हाथ थे वो जब एम्ब्रॉयडरी कर रही थी तो कांप रहे थे। इट मीन्स उनके जो मरने के बाद भी जो उनके हाथ हैं वो इतने बूढ़े हो चुके हैं और उनके चेहरा इतना ज्यादा खराब हो चुका है, उनके चेहरे पे इतनी ज्यादा टेंशन है कि मरने के बाद भी उनकी जो अनहैप्पी लाइफ की स्टोरी है वो जो है वो फिर भी वैसी की वैसी ही रहेगी। हार्डशिप एंड सफरिंग्स वर द पार्ट ऑफ हर मैरिड लाइफ। जो कठिनाइयां हैं और जो पीड़ाएं हैं वो उनके जीवन का हिस्सा थी। दीज क्रश्ड हर, और इन्होंने उनको पूरा कुचल दिया था। किसने? जो उनकी कठिनाइयां और परेशानियां थी। शी वॉज इन द ग्रिप ऑफ वेरी टफ लाइफ। वो कैसी लाइफ
की ग्रिप में थी, वेरी टफ, जो उनका जीवन था वो बहुत ज्यादा मुश्किल था। बट द टाइगर शी हैज मेड इन द पैनल विल गो ऑन जंपिंग अहेड प्राउड एंड अनअफ्रेड। बट जो टाइगर वो उस पैनल पर बना रही है, वो टाइगर कैसा है, वो प्राउड और अनअफ्रेड है, वो बड़ा गर्व से चलता है और किसी से भी नहीं डरता है। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू रिप्रेजेंट दैट द लाइफ ऑफ वुमेन इज नॉट इजी, हु हैज टू लिव अंडर द कांस्टेंट फियर ऑफ हर हस्बैंड एंड शी विल get rid of this sadness or this grief when she will die। और इस पोयम में जो आंट जेनिफर हैं उनको तभी छुटकारा मिलता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर जो पोएट हैं वो हमें यही बताना चाहती हैं कि इस सोसाइटी में जो मेल हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं और जो वुमेन्स हैं उनकी लाइफ को पूरी तरह से डोमिनेट कर देते हैं, उनकी जितनी भी खुशियां हैं उनको डोमिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और उनकी लाइफ को एक हेल की तरह बना देते हैं। तो यही थी इसकी समरी। तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट इज व्हाट ऑर्डेल्स डू यू थिंक आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय। आंट जेनिफर के जीवन में जितनी भी मुश्किलें थी, परेशानियां थी, ऑर्डेल्स मीन्स दुख दर्द थे, आप क्या सोचते हो कि आंट जेनिफर कैसे दुखों से घिरी हुई थी? Although Aunt Jennifer's ordeals are not explicitly mentioned in the poem, we can easily judge that she suffers from matrimonial oppression। उनके जो जीवन में जितनी भी मुश्किलें, परेशानियां और दुख थे वो बहुत ज़्यादा तो एक्सप्रेस नहीं किए गए हैं पोएम में, बट हम बहुत अच्छे से उनको समझ सकते हैं। जो उनका वैवाहिक जीवन था उसमें किस तरह से वो दबाव में थी। Her personal liberty and spirit are constricted by her unfeeling and domineering husband। जो उनकी अपनी पर्सनल लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता और उनकी जो आत्मा थी वो किसके दबाव में थी? बाय हर अनफीलिंग और डोमिनियरिंग हस्बैंड, जो उनका बहुत ही दबंग टाइप का और फीलिंगलेस जो उनका हस्बैंड था उनके दबाव में थी उनकी पूरी की पूरी स्वतंत्रता और उनकी पूरी की पूरी सोच, स्पिरिट मतलब जो उनकी सोच थी वो भी उसके ही दबाव में थी। एंड शी इज कंपेल्ड टू सफर हर ऑर्डेल्स इन साइलेंस, और वो मजबूर थी अपनी जिंदगी में दुखों को चुपचाप से सहने के लिए। राइट, इस पोएम में कुछ भी बहुत ज़्यादा तो एक्सप्रेस नहीं किया गया है, बट जैसे भी उनकी कंडीशन दिखाई गई है उससे यही पता चलता है जो आंट जेनिफर थी वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी थी और ग्रीफ में थी। नेक्स्ट इज, do you sympathize with Aunt Jennifer? What is the attitude of the speaker towards Aunt Jennifer? It means जो आंट जेनिफर है क्या आपको उसके प्रति सहानुभूति है, और जो हमारे स्पीकर हैं मीन्स जो हमारी पोएट हैं वो आंट जेनिफर के प्रति कैसा एटीट्यूड रखती हैं। आंट जेनिफर इंडीड डिजर्व्स आवर सिंपैथी। हमारी जो पूरी की पूरी सिंपैथी है, सहानुभूति है, वो आंट जेनिफर के साथ है, बिल्कुल है। डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स टू गेट रिड ऑफ जेंडर बियास, she still remains victimized by the male superiority prevalent in society। It means जितने भी जेंडर बियास मीन्स कि यहाँ पर बात की गई है कि जैसे बोला जाता है मेल और फीमेल में या लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, जैसे बोला जाता है कि सोसाइटी में लड़का लड़की सब बराबर हैं। इस चीज से छुटकारा पाने के बावजूद भी हमारी सोसाइटी में मेल सुपीरियरिटी मीन्स जो आदमी है उनकी जो प्रधानता है, और शी स्टिल रिमेन विक्टिम, और वो अभी भी इसकी पीड़िता बनी हुई है। मीन्स जो उसके हस्बैंड हैं वो अभी भी उसको डोमिनेट करते हैं, मे बी वो उसको फिजिकली हिट करते हैं। तो ये क्या है, वो अभी भी मेल सुपीरियरिटी की अभी भी विक्टिम बनी हुई है। कौन? आंट जेनिफर। द स्पीकर ऑल्सो फील्स सॉरी फॉर हर एंड ट्राइज टू रेज द issue of freedom for women through Aunt Jennifer's case। स्पीकर जो हैं मीन्स जो हमारे पोएट हैं वो सॉरी फील करते हैं एंड ट्राइज टू रेज द इशू, और
आंट जेनिफर के केस के द्वारा जो वुमेन का जो ये मुद्दा है उसको उठाना चाहते हैं, उसको सोसाइटी के सामने लाना चाहते हैं और उसके लिए फाइट करना चाहते हैं कि औरतों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द वेडिंग बैंड सिंबलाइज? इट मीन्स जो वेडिंग बैंड को किस चीज का प्रतीक माना गया है? द वेडिंग बैंड इज सिंबलिक ऑफ द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन द नेम ऑफ कस्टम एंड लॉ। इट मीन्स जो विवाह है वो किस चीज का प्रतीक है? दबाव का प्रतीक है। किसके ऊपर? वुमेन के ऊपर। किसके नाम पर? रिवाज और कानून के नाम पर वो महिलाओं के ऊपर एक दबाव है। मैरिज इज अ सोशल एंड लीगल ऑब्लिगेशन बाइंडिंग द विल ऑफ women. They have to accept the dominance and suppression imposed upon them by this relationship. और इस रिश्ते द्वारा उन पर थोपे गए दबाव को उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। तो ये जो वेडिंग बैंड है ये किस किस चीज का प्रतीक है? कस्टम और लॉ, और ये सोशल और लीगल ऑब्लिगेशन है। विवाह को एक्सेप्ट करना पड़ता है दबाव में रहकर और डोमिनेंस में, किसी के अधिकार में रहकर औरतों को ये सहन करना पड़ता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from on character? What might the poet be suggesting through this difference? It means जो आंट जेनिफर है उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से डिफरेंट एनिमल को क्यों क्रिएट किया है, और पोएट इसके माध्यम से क्या सुजेस्ट करना चाहते हैं, इस अंतर के माध्यम से क्या सुजेस्ट करना चाहते हैं? द टेम्ड एंड फियरफुल आंट जेनिफर क्रिएट्स एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑफ free and fearless tiger to express her longing for freedom, a medium to escape from her grim marriage. Means जो डरी हुई आंट जेनिफर हैं वो एक अपनी काल्पनिक दुनिया बनाती हैं और एक फियरलेस टाइगर के माध्यम से अपनी थिंकिंग को, अपनी इच्छाओं को, जो फ्रीडम्स की इच्छाएं हैं, स्वतंत्र रहने की जो इच्छाएं हैं उनको एक्सप्रेस करती है, और ये मीडियम है टू एस्केप फ्रॉम, और ये एक माध्यम है अपनी जो उनकी बहुत ग्रीम मैरिज मीन्स उनकी गंभीर मैरिज की जो लाइफ है उससे बचने का एक तरीका है। द आयरनिकल कॉन्ट्रास्ट अंडरस्कोर्स अ वार्निंग बाय द पोएट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ subjugation by women as it crushes their dreams, individuality and full life. It means यहाँ पे पोएट जो हैं वो क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्ट अंडरस्कोर्स अ वार्निंग बाय द, यहाँ पे पोएट कहते हैं कि महिलाओं को कभी भी दबाव को सहन नहीं करना चाहिए। इसी विडंबना को दिखाते हुए एक वार्निंग देते हैं और कहते हैं कि इसी वजह से जो औरतें हैं उनके ड्रीम्स और उनका व्यक्तित्व और उनकी पूरी की पूरी लाइफ जो है वो क्रश हो जाती है, कुचल दी जाती है या बर्बाद हो जाती है। तो यही थे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ दिस पोएम। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है और अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पोएम के साथ, नेक्स्ट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय।